हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी में, जिसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड हाफ जो है अभी बाकी है, जिसमें हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर है, उसके बीच का जो डिफरेंसेस हैं उनको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हम एग्ज़ामिन करने वाले हैं वो ये है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, उनको जो है जिस तरीके से कराया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो कंडीशंस ऑफ वर्क होते हैं, उनको जब आप कंप्लीट करते हो या उनको देखते हो, उनके हिसाब से जब आप काम को तय करते हो, तो उससे समझ में आ जाता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित। ओके, संगठित है। और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है असंगठित। तो इससे आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पर कौन सा वर्क ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा वर्क अनऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, एक आप ये देख रहे हैं कांता को, ये जो बैठी हुई हैं, और दूसरे आप कमल को देख रहे हैं। कमल चाहे इनको आप ले लीजिए, इनको ले लीजिए। देखिए, जो कांता हैं वो एक ऑफिस में काम कर रही हैं। जब कोई व्यक्ति एक ऑफिस में काम करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसे पद सोपान कह सकते हैं, या बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें पहले क्या होता है कि किसी को भी नौकरी मिलती है तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ओके, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और फिर उसके बाद वो ऑफिस जाएंगी, उनकी एक शुरुआती ट्रेनिंग होगी, फिर धीमे धीमे जो है उनकी पोस्ट भी बढ़ती जाएगी और एक प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो कमल है वो एक शॉप में काम कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें कोई बेसिक इनके इसके लिए कोई इन्हें एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, कंपटीशन बीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे जाके काम करना शुरू कर देंगे। तो नॉर वॉज गिवन एनी फॉर्मल लेटर, और ना तो इन्हें कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। बस ये हो गई कि बातचीत हो गई कि हाँ यहाँ पर हम काम करेंगे। तो वही चीज़ क्या कहलाती है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आगे हम लोग इसे समझते हैं। कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता कहाँ पे काम करती हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। संगठित जो क्षेत्र है वहाँ पे काम करती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर दोज एंटरप्राइज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले से एक सेट कानून बना हुआ, उसी के तहत काम करना होता है। दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, और वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल, और उसे उन्हीं के रूल और नियम को फॉलो करना पड़ता है। इसी में क्या होता है कि जैसे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट है, ये सारे कानून बने हुए हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, किसको कितनी मेहनत देनी पड़ेगी, और उसका मेहनताना उसे कितना मिलेगा। ओके, ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसे ऑर्गेनाइज क्यों कहा जाता है, इसे संगठित क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संगठन होता है बेसिकली वो कहीं कहीं ना कहीं चीज़ों से बाउंड होता है, मतलब कि उसको कानून या एक प्रक्रिया के तहत रह के काम करना पड़ता है। सम ऑफ दीज पीपल्स में नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बहुत सारे जो हैं बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर को रूल्स और रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की होती हैं उन्हें फॉलो करना पड़ते हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास क्या होता है, रोजगार की एक सिक्योरिटी होती है, यानी कि उनसे उनकी नौकरी कभी नहीं छीनी जाएगी, उन्हें प्रॉपर पैसा मिलेगा, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन वगैरह भी मिलता है। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाई द एम्प्लॉयर, और अगर उनसे ज़्यादा काम लिया जाएगा तो उन्हें ओवर पेड भी किया जाएगा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। और बाकी बाकी जो रोजगार वाले लोग हैं उनसे उन्हें ज़्यादा बेहतर फ़ायदे मिलते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। These benefits, they get paid leave payment during holidays, provident fund, gratitude etc. They are supposed to get medical benefits. तो इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं? छुट्टियाँ बेटर मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलते हैं, ग्रेजुएटी भी मिलता है। इसमें मेडिकल जो बेनिफिट्स होते हैं उनको भी दिया जाता है। अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़
like drinking water and safe working environment. When they retire, these workers get pension as well. अब जो सरकारी व्यक्ति होते हैं उनको जो है रिटायरमेंट पे क्या मिलता है, पेंशन वगैरह भी मिलता है। और जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं उन्हें एक बेहतर इन्वायरमेंट, साफ़ सफाई, पंखा, लाइटनिंग की अच्छी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल कराई जाती हैं। बेहतर जो पीने का पानी होता है, स्वच्छ पीने का पानी होता है, वो सब भी अवेलेबल कराया जाता है। ओके, इन कंट्रास्ट कमल वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसी की तुलना अगर करो आप, तो कमल कहाँ पे करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, वो एक शॉप में काम करना है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बहुत छोटा होता है और चारों तरफ फैला हुआ होता है, मतलब कि उसके अंदर कोई बहुत सेट चीज़ें नहीं होती हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट देयर नॉट फॉलोड। यहाँ पे भी रूल्स भी होंगी, रेगुलेशंस भी होंगी, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई फॉलो नहीं करता है। जॉब्स हियर आर लो पेड। यहाँ पे जो काम होता है उसमें कीमत जो मेहनताना होती है वो बहुत कम मिलती है। ऑफ्टन नॉट रेगुलर, और नियमित भी नहीं है। कभी काम चल रहा है, कभी काम बंद है। लेकिन जो गवर्नमेंट होता है, काम बंद हो चाहे ना चले, लेकिन उन्हें पेमेंट मिलता रहेगा। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। अब यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की जो चीज़ होती है वो एकदम ज़ीरो होती है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसे काम जो है उसने किया और मालिक को काम पसंद नहीं है, तो मालिक उससे ये बोल देगा कि ऐसा है, कल से तुम इधर दिखना नहीं। ठीक है, तो सिक्योरिटी नहीं दिखती है इसमें, पेंशन की भी व्यवस्था नहीं होती है, और जो मेहनताना मिलता है वो भी बहुत कम मिलता है। वेन देयर इज़ लेस वर्क सच ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव। अब क्या होता है कि जो दुकान वगैरह होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, उसमें हर टाइम तो काम होता नहीं है। कभी कभी ऐसा मौसम भी आता है, सीज़न भी आता है जिसमें पेमेंट कम मिलती है। और जब पेमेंट भी कम मिलेगी, और कभी कभी ये भी होता है कि जो दुकानदार होता है, जो हेड होता है उस शॉप का, वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि ऐसा है, देखो अभी लोग कम हैं, आप ऐसा करो कहीं और काम देख लो, अभी यहाँ पे काम नहीं है। These sectors include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे रास्ते में फेरी वाले जो बेचने वाले होते हैं, मशीनों और यंत्रों को रिपेयर करने वाले होते हैं, उनको भी काम देते हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ऑन एंड हायर लेबर्स एंड व्हेन दे रिक्वायर। अब इसको आप एकदम इजी एग्जांपल के साथ समझो। जैसे किसान होते हैं, उनके पास भाई ज़मीन होती है, लेकिन जब फसल काटनी होती है तो वो क्या, लेबर ढूंढ लेते हैं। लेकिन लेबर से वो काम कितने दिन कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, जब तक कि खेत एकदम फिट नहीं हो जाता। उसके बाद वो लेबर को हमेशा के लिए थोड़ी ना रखेंगे। तो यही लेबर, यही मजदूर, यही रिपेयर करने वाले, इन सारे लोगों को क्या माना जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या माना जाता है, एम्प्लॉयर माना जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमें नहीं समझना है, बाकी हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे देखते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इनकी सुरक्षा कैसी करनी है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की। The organized sectors offer jobs that are the most sought after. Okay, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly. तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वहाँ पे नौकरियाँ बहुत कम है, और जो एक्सपेंशन भी हो रहा है जॉब का वो क्या है, बहुत स्लो है। They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers। और ये लोग क्या करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले होते हैं, ये ऐसे कानून और इस तरीके की चीज़ें फॉलो करते हैं कि लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ना हो पाए। एज अ रिजल्ट a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs। दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज। और इसी के चक्कर में क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स होते हैं, जो जितने भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उनको क्या होता है, फेयर वेज, जो उनका सही मेहनताना है वो नहीं मिलता है। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर। और उनकी जो अर्निंग्स होती हैं, जो भी वो पैसा अर्न करते हैं, वो बहुत कम होता है और रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित नहीं होता है। जब डेली बेसिस पे कोई चीज़ ना मिले तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेगुलर नहीं। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स। और ये जॉब्स जो होती हैं वो सिक्योर भी नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको साल भर काम मिले, अब सुबह मिला, अगले दिन नहीं मिला, अगले महीना नहीं मिला। ठीक है,
सिंस द 1990s 1990 के पास इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990 के पास ये भी देखने को आया कि बहुत सारे लोगों की ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब चली गई। दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग्स। कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर हुए। हैंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क, और ज़्यादा काम की उन्हें ज़रूरत भी थी। देर इज़ ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसी के साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे उन्हें भी जो है सुरक्षा, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। तो ये कौन से वल्नरेबल लोग हैं, मतलब वल्नरेबल का मतलब होता है जो कि सुभेद हों, जिन्हें कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। तो ये जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या किया जाता है, कंप्राइज किया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस। तो देखो, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे उनके नाम देख लीजिए। एग्रीकल्चरल लेबर जो खेतीहर मजदूर होते हैं उनको, स्मॉल एंड मार्जिनल तो जो छोटे और जो सीमांत किसान होते हैं उनको भी इसी में जोड़ा जाता है। शेयर क्रॉपर्स जिन्हें क्या बोला जाता है, बटाईदार। जैसे कि कोई आपका खेत, अगर कोई कोई आपका खेत फसल के बदले में आपसे ले ले, फसल के बदले में ले ले काम करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे आप, उसे आप यही तो बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारे बटाईदार हैं। अब जो आर्टिसंस होते हैं जैसे कि वीवर्स जिन्हें आप जुल्हा बोलते हैं, या कपड़ा बुनने वाला, ब्लैक स्मिथ चमड़े का काम करने वाला, कारपेंटर्स जो बढ़ई होते हैं, गोल्ड स्मिथ सुनार वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है कंप्राइज किए जाते हैं। इनको इन्हीं में ऐड किया जाता है। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। और भारत की लगभग 80% जो रूरल हाउस होल्ड है, यानी गांव में निवास करने वाले जो ग्रामीण लोग हैं, वो सब किस में आते हैं, वो आपके मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facility and marketing outlets। अब इनको क्या है, ये सब एडिक्वेट जो फैसिलिटी इनको चाहिए, जैसे कि उन्हें सही टाइम पर बीज मिले, एग्रीकल्चर इनपुट्स मिले, क्रेडिट मतलब उधार मिले, जो कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं स्टोरेज की फैसिलिटी भी उनको बेहतर मिले, और मार्केटिंग आउटलेट जब उनकी फसल तैयार हो जाए तो उन्हें बेहतर बाज़ार मिल सके ताकि उनका नुकसान ज़्यादा ना हो। तो इन सारी चीज़ों की अगर उन्हें टाइम पे व्यवस्था कर दी जाए तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं वो भी बेनिफिट कमा सकते हैं। ओके, वो भी बेनिफिट क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इन द अर्बन एरियाज़, तो जो अर्बन एरियाज़ है, शहरी जो जगह है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंप्राइज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। लेकिन अब जब आप शहरी जो शहर में रहने वाले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जब आप उसको देखते हैं तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे काम करने वाले मज़दूरों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जोड़ा जाता है। कैजुअल वर्कर जो डेली वर्कर्स होते हैं, डेली बेसिस पे काम करने वाले, उनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जोड़ा जाता है। कंस्ट्रक्शन, जैसे कि कोई रोड बन रही है, घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही इंक्लूड किया जाता है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सबको किस में जोड़ा जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जोड़ा जाता है। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, तो जैसे कि वेंडर्स होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो रास्ते में घूम घूम के जो चीज़ों को बेचते हैं। हेड लोड वर्कर्स जो सर पे चीज़ों को उठा के ढोने का जो काम करते हैं, उनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही इंक्लूड किया जाएगा। गारमेंट मार्क मेकर्स जो वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। रैक पिकर्स कचड़ा पट्टी उठाने वाले लोग, जो कबाड़ी जिन्हें आप कह सकते हैं, ये सब भी क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत ही आते हैं, लेकिन ये अर्बन एरिया के हिस्से से समझिए इसको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट टू सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब जितने भी ये कैजुअल वर्कर्स हैं, इनको क्या है, सुरक्षा की ज़रूरत हो, चाहे वो शहर के अंदर रह रहे हों चाहे या गाँव के अंदर रह रहे हों। We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sectors। अब देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित जो क्षेत्र है, इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं, दलित हैं,
जनजाति हैं और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, वही सारे लोग जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं, ये काम वही करते हैं। बिसाइड गेटिंग द रेगुलर एंड लो पेड वर्क, और इसी के चलते उन्हें कम मेहनताना भी मिलता है और रेगुलर काम भी नहीं मिलता है। दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और इनके साथ जो है सामाजिक भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। और ये इन्हें इनका डेली बेसिस पे जो है सामना करना पड़ता है। सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और अगर इनका हमें विकास करना है तो इनका सामाजिक और जो आर्थिक विकास होता है उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें एक दूसरा टर्म समझना है जिसे क्या बोला जाता है? ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? जो मालिकाना हक होता है, जिसका जैसे नहीं बोलते हैं कि ये हमारे मालिक हैं, यह मालिकाना है, इसी से। तो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप में क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से आप इसको समझिए। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets as responsible for the delivery of services। तो इसमें आप क्या हमें समझना है? इसमें हमें देखना है कि जो जिसके पास है उसके मालिकाना हिसाब से उसे क्या समझा जाएगा। तो इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब सबसे पहले समझिए सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब ये होता है पब्लिक सेक्टर। द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें जो एसेट्स होते हैं, एसेट का मतलब क्या होता है? संपत्ति। ठीक है, संपत्ति या जितना भी आपके पास गुड्स वगैरह होते हैं या फैक्ट्री हैं, जो जो भी चीज़ें आएंगी उस पर किसका कब्जा होगा? सार्वजनिक में हमेशा कब्जा सरकार का होता है। सरकार उसका इस्तेमाल लोगों के वेलफेयर में करेगी। इन द प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब होता है निजी। अब निजी में जैसे आप देख लीजिए कि जैसे जियो कंपनी के जो मालिक है, जियो कंपनी के मालिक कौन है? जियो कंपनी के मालिक हैं अंबानी। ओके, कौन है? अंबानी है। अब अंबानी को आप देख के क्या समझ में आएगा? अंबानी के मामले में सिर्फ फैसला जो है अंबानी लेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। तो जो प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उसमें जो ऑनरशिप होती है एसेट और सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, वो किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होती है। तो इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को प्राइवेट सेक्टर बोला जाता है। जैसे कि आप देखिए टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, ये सब किसका है? ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज का है, मतलब कि किसी एक व्यक्ति का है। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। देखो, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी मोटिव्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो बेसिकली क्या होते हैं? वो बहुत ही पर्सनल होते हैं और सिर्फ उसमें उद्देश्य क्या होता है? फ़ायदा कमाना होता है। ओके, फ़ायदा कमाना होता है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। और जो पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, उसमें जो उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होता है? वेलफेयर करना होता है। मॉडर्न डेज गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट जो है बड़े स्तर पे एक्टिविटीज़ जो है करती है। जैसे कि आप अपने पब्लिक सेक्टर में एक चीज़ देखा होगा, पीडीएस। ओके, पीडीएस का मतलब क्या होता है? जैसे कोटेदार के यहाँ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? कोटा। कोटा सिस्टम के अंदर फ्री में 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मतलब फैक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसी में जोड़ी जाएंगी। किस में जोड़ी जाएंगी? आपके पब्लिक सेक्टर में ही जोड़ी जाएंगी। दीज आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल कॉस्ट। लेकिन इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो रीजनेबल कॉस्ट नहीं शो करता। सम ऑफ दीज नीड्स स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी। अब ये लास्ट है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज हाई रेट फॉर देयर एग्जाम्पल। अब इसमें आप एक चीज़ समझो, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, अगर वो कोई आपको सर्विस या गुड्स जो है प्रोवाइड करा रही हैं, तो उसके लिए क्या लेंगी? वो अच्छा खासा चार्ज लेंगी, आपको पेड करना पड़ेगा उनकी सर्विसेज या वस्तुएं लेने के लिए। लेकिन जब
रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आती, पब्लिक सेक्टर में आती है। और यहाँ पे आपको क्या होती है, छूट वगैरह भी मिल जाती है और बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। अब बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधि होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे उनके ऐसे काम होते हैं जब तक उन्हें गवर्नमेंट या सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा वो उस काम को नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बेचना एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो औद्योगिक जो मामला होता है, जो औद्योगिक लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बिजली जनरेट की जाती है, अगर उसे मार्केट में बेचना है तो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट वो उसे नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जो आम जनता है वो उनको उतना पैसा नहीं पेड करेगी जितना उस पर खर्चा आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है और फिर आम जनता जो है उस पर बाकी चीज़ों को देखती है। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। और छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उन्हें बंद करना पड़ता है। गवर्नमेंट हेयर स्टेप इन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनके बीच में इंटरफेरेंस करेगी और वो बोलेगी कि ऐसा है, तुम जिस रेट पे चाह रहे हो हम तुम्हें वैसा ही देंगे, बस लेकिन लोगों का ख्याल रखो। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर। देखो अब यही चीज़ है, ये फेयर प्राइस का जो मामला है ये पीडीएस का ही सिस्टम है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि एमएसपी लगाएगी, आपके पास एमएसपी लगाएगी और आपसे उस रेट पे ख़रीद लेगी। और उसके बाद क्या करेगी, उसे स्टोरेज में जो होता है, जैसे एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे क्या करेगी, उनके कोल्ड स्टोर में या स्टोरेज सिस्टम में उसको इकट्ठा कर लेगी। फिर क्या होगी, फिर जो जो ये पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कोटा जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू आम जनता को सस्ते दाम पर बेचेगी और उनका काम भी चल जाएगा। तो यही इस तरीके से चीज़ें क्या करते हैं, ये सब मैनेज होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये भी समझा दिया मैंने। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है इसको भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।